सबसे पहले आप ये 2 तस्वीर देखिए। ये सेम लग रही है आपको या फिर 2 अलग-अलग लोगों की तस्वीर है? अब आपको सेम लग रहा हो या फिर अलग-अलग, सही आंसर ये है कि दोनों एक ही आदमी हैं। ये तो मैंने आपको अब बता दिया है, तो अब आपको सेम लग रहा होगा। पर अगर यही 2 आदमी आपके सामने से गुजर गए होते, तो शायद आपको पता ही नहीं चलता और आपको लगता कि ये तो बिल्कुल अलग-अलग इंसान हैं। 24 अक्टूबर 2018 की रात करीब 11:45 के आसपास 2 आदमी बैंगलोर के बेनहट्टा रोड के पास ओरेकल नाम की मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में पहुंचते हैं। वहां जब वो पहुंचते हैं तो वो रिसेप्शन पर जाकर कहते हैं कि उनको परवीन भटेले नाम के एक एम्प्लॉय से मिलना है। इसके बाद उन्हें लॉबी में वेट करने के लिए कहा जाता है और एक प्यून ऑफिस के 7वें मंजिल पर जाकर, जहां पर सारे स्टाफ बैठे हुए हैं जो भी नाइट ड्यूटी में होते हैं, वहां जाकर 42 साल के सीनियर मैनेजर परवीन भटेले से कहता है कि सर, आपसे कोई 2 लोग मिलने आए। पहले तो परवीन सोचता है कि इतनी रात को कौन वो 2 लोग हैं जो मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आए, पर फिर वो सोचता है कि ठीक है, कोई होगा। 2 लोग सोफे पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। करीब 12:15 हो चुके थे, तो 24 अक्टूबर का जो दिन था वो बदलकर 25 अक्टूबर हो गया था। जब परवीन लॉबी में पहुंचता है तो वो देखता है कि 2 आदमी सामने बैठे हैं, बिल्कुल साधारण से आदमी, साधारण से कपड़े पहने हुए। परवीन जाकर उनको कहता है हेलो, तो उनमें से एक आदमी खड़ा होता है और अपना हाथ परवीन की तरफ बढ़ाता है। परवीन भी अपना हाथ बढ़ाकर उनसे हाथ मिलाता है। तो आदमी अपनी उंगलियों से परवीन की उंगलियों को टटोलने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो मुस्कुराता है और कहता है हेलो तरुण, फाइनली हम मिल ही गए। अब परवीन जो है उसके चेहरे की हवा हो जाती है, क्योंकि पिछले 15 साल से ये नाम उसने नहीं सुना था। ये वही आदमी था जिसे गुजरात पुलिस पिछले 15 सालों से ढूंढ रही थी। जी हाँ, एक ऐसा गुनहगार जो एक हत्या के बाद पिछले 15 सालों से लापता था और पुलिस को लग रहा था कि वो मर चुका है। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया पर क्राइम किस्सा। कहानी शुरू होती है 14 फरवरी 2023 को। जी हाँ, 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइन डे। गुजरात के अहमदाबाद में हीरा पन्ना अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 208 में, जहां एक पति पत्नी रहा करते थे। उनमें से जो पति था उसका नाम था तरुण जिनराज, जो कि फिजिकल एजुकेशन का टीचर था, साथ में बास्केटबॉल कोच भी था। और उसकी पत्नी अहमदाबाद में आईसीआईसीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट पर थी। दोनों के शादी के अभी 3 ही महीने हुए थे, मतलब कि नई नई शादी हुई थी। इन दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी, मतलब माँ बाप ने मिलकर करवाई थी। तरुण का जो परिवार था वो बेसिकली केरला में रहने वाला था, लेकिन माँ बाप करुणाकरन जिनराज और अनु मन्ना चाकू कई साल पहले नौकरी के चक्कर में केरल छोड़कर मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, मंदसौर में बस गए थे। और उनके पिता भी मंदसौर की एक स्कूल में पीटी टीचर थे। उनकी माँ वहीं सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती थी। वहीं दूसरी तरफ देखें तो सजनी का जो परिवार था वो भी केरल से बिलोंग करता था और काम के सिलसिले में उसके माँ बाप भी, मतलब जो उनके ओकी कृष्णानंदन और यामिनी कृष्ण थे, वो भी केरल छोड़कर गुजरात के अहमदाबाद में बस गए थे। तो क्योंकि दोनों परिवार केरल से रहने वाले थे, इसीलिए साल 2002 में एक बिचौलिए ने उन दोनों परिवार को मिलाया। फिर दोनों की शादी 15 नवंबर 2002 को हो जाती है। शादी के बाद दोनों ही पति पत्नी हीरा पन्ना अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। इसके बाद टाइम गुजरता है। करीब 3 महीने के बाद वो तारीख आती है जब सब कुछ बदल जाता है। 14 फरवरी 2003 करीब 7:30 के आसपास हुए होंगे। तरुण जो है वो अपने घर से निकलता है अपने बड़े भाई के यहाँ जाने के लिए। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी पत्नी को भी अपने जॉब के लिए जाना था, पर वो नहीं जाती। फिर समय बीतता जाता है और करीब 9:30 बजे के आसपास तरुण वापस अपने फ्लैट पर आता है अपने भैया भाभी के साथ, क्योंकि वैलेंटाइन डे था तो उनका प्लान था कि वो साथ में मिलकर पार्टी करेंगे। पर तरुण जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। अलमारी खुली पड़ी है और जब वो कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ सजनी बेड पर पड़ी हुई है और उसके गले में दुपट्टा लपेटा हुआ है। जब वो अपने वाइफ को टच करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जान जा चुकी है और वो बहुत रोने लगता है। तब उसके बड़े भाई साहब पुलिस को कॉल करते हैं। साथ में सजनी के माँ बाप को भी फ़ोन किया जाता है।
पुलिस पहुंचती है और शुरुआती तहकीकात शुरू करती है। तो पता चलता है कि घर से कोई सामान गायब नहीं हुआ है, पर क्योंकि जैसा क्राइम सीन था तो उसको देखकर पुलिस को यह लग रहा था कि लूटपाट का मामला है। कुछ कैश भी इधर उधर बिखरे पड़े थे, सजनी का मंगलसूत्र भी टूटा पड़ा था, जिससे लग रहा था कि सजनी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी और हाथापाई में उसकी जान चली गई। पर कोई भी जो कैश था वो गायब नहीं हुआ था, जेवर भी घर के अंदर थे। तो पुलिस कहीं ना कहीं कंफ्यूज थी कि अगर चोरी का मामला है तो लूटपाट तो होता, पर ऐसा हुआ ही नहीं। कुछ साफ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद अगले दिन 15 फरवरी 2003 को सजनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मामला थोड़ा और उलझ गया, जिससे पता चला कि सजनी की मौत जो है वो सुबह 8 से 10 के बीच हुई। तो पुलिस ये सोचने लगी कि ऐसा कौन सा चोर है जो सुबह 8 बजे किसी का घर लूटने के लिए आता है, और जबकि 8 से 12 के बीच सोसाइटी में सारे लोग इधर उधर घूमते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं। उस बीच कौन सा चोर घर के अंदर घुसा और सजनी को मार कर वापस भी चला गया, और वो भी बिना किसी के नज़र में आए। तो इन सब के बीच क्योंकि सजनी के माँ बाप उसके पति पर यह आरोप लगा रहे थे कि उनकी बेटी खुश नहीं थी उसके साथ, क्योंकि उसकी बेटी ने उन्हें बताया था कि जब भी उसकी सैलरी आती थी तो तरुण उससे उसका सारा पैसा ले लेता था, और उन दोनों के बीच रिश्ते भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। पर क्योंकि तरुण की स्थिति बहुत खराब थी, रो रो कर उसका बुरा हाल था, इसके साथ वो बीच बीच में बेहोश भी हो रहा था, इसीलिए उसको भी अस्पताल में एडमिट कराया गया। और पुलिस को उसकी स्थिति देखकर यह नहीं लग रहा था कि वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता हो, तो इस वजह से उतनी कड़ाई से उसकी जांच नहीं हो पाती। अगले दिन जब सजनी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब तरुण को हॉस्पिटल से सीधा लाया जाता है, पर वहाँ एक ऐसी घटना होती है जिससे पुलिस का शक फिर से तरुण की ओर जाने लगा। हुआ ये था कि पुलिस का जो खोजी कुत्ता था, जो हत्या वाले दिन घर की तलाशी करने आया था, वो तरुण को देखकर उस पर बार बार भौंकने लगता है। तरुण अपनी जगह बदल रहा है और वो कुत्ता बार बार तरुण की ओर जाने की कोशिश करता है और भौंकता रहता है। पुलिस को यह लगता है कि इसमें जरूर कहीं ना कहीं तरुण का हाथ है, पर क्योंकि वो तभी भी रो रहा था, उसकी स्थिति तभी भी खराब थी, इसीलिए पुलिस ने उसे अगले दिन थाने पर आकर रिपोर्ट करने को कहा। पर अगले दिन तरुण थाने नहीं आता। जब पुलिस छानबीन करती है तो तरुण का कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके माँ बाप से भी पूछताछ की जाती है, उसके बड़े भाई से भी पूछताछ होती है, पर कोई जानकारी सामने नहीं आती, कोई सबूत नहीं मिलता। फिर कुछ दिनों के बाद पुलिस को एक अहम जानकारी मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि तरुण का शादी से पहले एक लड़की के साथ अफेयर था, जो कि अहमदाबाद में ही रहती थी और वो उससे शादी करना चाहता था। अब पुलिस उस लड़की से पूछताछ करने पहुंचती है। वो बताती है कि हाँ, शादी से पहले उसका तरुण के साथ रिलेशनशिप था, पर उसके बाद उसकी उससे कोई बातचीत हुई नहीं। पर जिस दिन सजनी का मर्डर हुआ था उसके 2 दिन के बाद तरुण ने उसको फ़ोन किया था और फ़ोन करके कहा था कि मैंने तुम्हारे और अपने बीच के उस पत्थर को रास्ते से हटा दिया है और अब हम दोनों शादी कर सकते हैं। लेकिन उसने तरुण से शादी करने को मना कर दिया। उसने कहा कि वो कातिल से कभी शादी नहीं करेगी। तो तरुण ने तुरंत ही फ़ोन काट दिया था। उसके बाद उसने कभी उसे फ़ोन नहीं किया। अब आप देखिए कि पुलिस को हत्या का मोटिव पता चल गया है, साथ में ये भी पता चल गया है कि तरुण ने ही अपनी पत्नी सजनी की हत्या की, और हत्या क्यों की ये भी पता चल चुका है। पर उसके अलावा पुलिस के हाथ और कुछ भी नहीं लगा। बहुत सारी छानबीन हुई, पर फिर भी पुलिस कुछ पता नहीं लगा पाई। हालांकि बाद में पुलिस पर भी कई सारे आरोप लगे कि पुलिस ने जानबूझकर सख्ती से जांच नहीं की, और जैसा कि हमेशा होता है, कोई केस में अगर कोई प्रोग्रेस नहीं होती है तो पुलिस फाइल को बंद कर देती है। यहाँ भी यही हुआ, केस बंद कर दिया गया। पर यह मामला 2006 में फिर से तूल पकड़ता है, जब सजनी के माँ बाप उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचते हैं और उनसे मदद की गुहार लगाते हैं। जब मुख्यमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी को इस पूरी कहानी का पता चलता है तो एक स्पेशल टीम गठित करते हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि वो जल्द से जल्द इस केस को हल करें। टीम को लीड कर रहे थे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस AK शर्मा और DP यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हिमांशु शुक्ला। एक बार अब फिर से तरुण की तलाश शुरू होती है। इस दौरान पुलिस कई सारे संदिग्धों से पूछताछ करती है, पर उनको कोई भी क्लू नहीं मिलता है। कई सारे फ़ोन ट्रेस किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लगभग इस केस में 1 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबरों को सर्वेलेंस पर रखा गया था, पर फिर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी भी अब शादी हो चुकी थी और अब वो मुंबई में रहने लगी थी। और उस दिन के बाद से, जब से उसने तरुण को मना किया था, उस दिन के बाद तरुण ने उसको कभी दोबारा फ़ोन नहीं किया।
तो तहकीकात में पता चला कि तरुण जो है वो अपनी माँ से सबसे ज़्यादा क्लोज था। अब मेन फोकस जो है तरुण की माँ पर हो जाता है। उनकी फ़ोन की सर्वेलेंस भी की जाती है, पर कोई जानकारी फिर भी सामने नहीं आ रही थी। तब लास्ट में क्या होता है कि पुलिस भेस बदलकर उनके घर में किराएदार के रूप में रहने के लिए चली जाती है। उनसे मेलजोल बढ़ाती है, पर फिर भी कुछ सामने नहीं आ रहा था। काफ़ी दिन रहने के बाद पुलिस को जब कोई जानकारी अभी भी नहीं मिल रही थी, पर एक एरिया था जिसमें प्रोग्रेस हो रही थी कि पुलिस जो है उनके रिश्तेदारों या फिर उनके पड़ोसियों के साथ बातचीत बढ़ा रही थी। इसी में एक पड़ोसी उन्हें बताता है कि उनके 2 बेटे हैं, जो कि एक अहमदाबाद में रहता है और दूसरा कहीं साउथ में रहता है। अब सवाल ये था कि क्योंकि वो खुद भी केरला से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तरुण केरला भाग गया है। पर कुछ भी प्रूव नहीं हो पा रहा था। एक बार जब उसके घर के अंदर पुलिस वाले पहुंचते हैं तो उनकी माँ बताती है कि उनका एक बेटा शायद मर चुका है, क्योंकि उससे उनकी कोई बातचीत हो नहीं पा रही है बहुत दिनों से। तो पुलिस को भी लगने लगा कि शायद तरुण अब नहीं रहा। पर समय बदलता है, कुछ ना कुछ गलती हर कातिल करता है। उस दिन भी ऐसा ही है। एक रात अचानक से उनके लैंडलाइन पर एक फ़ोन आता है, और जब उस नंबर की जांच की जाती है तो वो केरल का नंबर नहीं था, वो अहमदाबाद का भी नंबर नहीं था, वो नंबर था कर्नाटका का, और वो भी खास करके बैंगलोर का। तो पुलिस उस नंबर को डिटेल से चेक करने लगती है, तो उन्हें पता चलता है कि यह नंबर जो है वो ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो कंपनी है उनके लैंडलाइन का नंबर है। अब पुलिस की टीम ओरेकल की वेबसाइट पर जाती है, उनकी कंपनी वालों से बात करती है, चेक करती है कि तरुण नाम का कोई आदमी वहाँ है या नहीं, पर इस नाम का कोई भी आदमी नहीं था। तब पुलिस जो है वहाँ की सर्वेलेंस करनी शुरू करती है। कुछ लोग कंपनी के बाहर घूमते रहते हैं भेस बदलकर। कुछ दिन के बाद 2 पुलिस वाले बताते हैं कि एक आदमी कुछ कुछ तरुण जैसा दिखता है, पर तब सिर्फ अंदाजे पर ही इंस्पेक्टर अनिल चौधरी को अंदर भेजा जाता है, और वो जब उनसे हाथ मिलाता है और उसकी उंगलियों को टटोलता है तो उसकी उंगलियों पर एक कट का निशान था, जो कि तरुण को बचपन में लगा था, और वही निशान उस शक को और पक्का करता है। और तब उससे वो कहते हैं कि तरुण कैसे हो। तब प्रवीण जो है वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि 15 साल में पहली बार किसी ने उसे तरुण कहकर बुलाया था। अब वो आदमी पकड़ा गया जिसे गुजरात पुलिस 15 सालों से ढूंढ रही थी, और जब वो पकड़ा गया तो वो सिर्फ एक ही बात पूछ रहा था कि आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपने मुझे ढूंढा कैसे, आपने मुझे ढूंढा कैसे। बस पुलिस उसे अरेस्ट करती है, और जब उसको अहमदाबाद लाया जाता है और पूछताछ शुरू होती है, तब जाकर एक अलग ही कहानी खुलती है। तरुण जो है वो शादी से लगभग 4 साल पहले यानी 1998 से लेकर के 2002 तक एक लड़की से प्यार करता है, पर क्योंकि वो पारसी लड़की थी इसीलिए उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं होते और लड़की का रिश्ता कहीं और तय कर देते हैं। तब तरुण भी सोचता है कि ठीक है, अब उसकी शादी कहीं और हो ही रही है तो मैं भी मूव ऑन कर जाता हूँ, और वो अपनी शादी कर लेता है। पर शादी के कुछ दिन बाद ही उसको पता चलता है कि लड़की की शादी अभी भी नहीं हुई है। तब उसके दिमाग में अपने पहले प्यार को पाने की ललक जगती है। उसको लगता है कि वो अपनी पहले प्यार से ही शादी कर ले, पर उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो तो पहले से ही शादीशुदा था। सजनी को वो कैसे बताता कि वो फिर से दूसरी शादी करना चाहता? वो कभी इसके लिए तैयार नहीं होती। तो इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना सजनी को ही मार दिया जाए। उसके बाद वो आसानी से अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेगा। पर जब अपनी पत्नी को मारने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को उसने फ़ोन किया तो उसने साफ साफ मना कर दिया था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब ना तो उसके पास सजनी थी और ना ही उसके पास उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद वो हत्या वाले दिन की कहानी सुनाना शुरू करता है कि कैसे उसने उस दिन हत्या की। उसने बताया कि वो सुबह 7:30 बजे चाय पीकर घर से निकलता है, यह कहकर कि वो वैलेंटाइन डे के लिए अपने भैया भाभी को इनवाइट करने जा रहा है। पर वो 8 बजे के आसपास दोबारा घर लौटता है, और जब सजनी अपना सामान पैक कर रही थी क्योंकि उसे ऑफिस जाना था, तभी उसका दुपट्टा उठाकर उसका गला घोंट देता है। उसके बाद खुद से सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है ताकि लोगों को चोरी या फिर लूटपाट जैसा लगे, और चुपचाप शांति से अपार्टमेंट से निकल जाता है। इसके बाद अपने बड़े भाई के घर पहुंचता है और पूरा दिन वहीं बिताता है। जब वो रात को 9 बजे वहां पहुंचता है तो घर को बिखरा देखकर ये दिखाने की कोशिश करता है कि घर में लूटपाट हुई है और वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, जिसे खोने के दर्द में वो मरा जा रहा है। आप सोचिए कि वो किस तरह का इंसान था कि जब वो वापस आ रहा था तब उसने अपनी पत्नी के लिए टेडी बियर और केक भी खरीदा था, जबकि उसको पता था कि उसकी पत्नी मर चुकी है। उसके बाद जब पुलिस को वहाँ शक हुआ
पुलिस ने उसे थाने पर बुलाया तो वो समझ जाता है कि वो फंसने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले वो एटीएम जाता है, अपनी पत्नी मतलब सजनी के अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो सब निकाल लेता है और वहाँ से सूरत पहुँचता है। सूरत पहुँचकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है और जब वो मना कर देती है तो अपना दाढ़ी बाल सब कटवा कर, जिससे वो पहचान में ना आए, सूरत से पहली ट्रेन पकड़कर बैंगलोर चला जाता है। स्टेशन के आसपास ही गेस्ट हाउस लेकर रहने लगता है और 2 दिन वहीं पर रहता है। काफ़ी सोच विचार के बाद वो सोचता है कि अब लाइफ कैसे जी जाएगी, तो वो फिर से बैंगलोर से दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में एक कॉल सेंटर में काम करने लगता है, पर समस्या ये है कि उसको कोई ना कोई आईडी प्रूफ तो देना पड़ेगा अपनी जॉब के लिए। वो बहुत सारा बहाना बनाता है कि बाद में दे दूंगा या अभी नहीं है वगैरह वगैरह। जब 2-3 महीने बीत जाते हैं, जब कंपनी ज़्यादा फोर्स करने लगती है, तो उसको लगता है कि अब यहाँ पे काम करना मुश्किल है और अब मैं नहीं बच पाऊंगा। इसीलिए वो वहाँ से कंपनी छोड़कर चला जाता है। वहाँ से वो ग्वालियर पहुँचता है, जहाँ उसका दोस्त परवीन भटेले पहले से रह रहा था, और वो उसको बताता है कि उसके प्रिंसिपल से झगड़ा हो गया, जिसके कारण उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। उसको ये नहीं बताता कि उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है और वो बहुत पुराना दोस्त था, इसलिए उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो प्रवीण को उस अहमदाबाद के स्कूल प्रिंसिपल वाली झगड़े वाली जो कहानी है वो डिटेल में सुनाता है। ऐसा लगता है कि वो सब सच है और वो नई नौकरी की ज़रूरत उसे बताता है। तो परवीन भटेले पहले उसको अपने इंस्टीट्यूट में इंग्लिश सिखाने का जॉब दे देता है। 2 महीने तक तरुण प्रवीण के यहाँ काम करता है, बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करवाता है और प्रवीण का भरोसा जीतता है। वो बीच बीच में अपने काम के लिए प्रवीण का कंप्यूटर भी यूज़ करता रहता है और एक दिन प्रवीण जब सब चीज़ों को इग्नोर करके उसके ऊपर भरोसा करके सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर छोड़ देता है, तो वो मोस्टली सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब कि जैसे लाइसेंस, पैन कार्ड, पहचान पत्र, सभी चीज़ें जो प्रवीण की है उसको स्कैन कर लेता है और खुद की ईमेल आईडी पर भेज देता है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाता है और अपनी फ़ोटो उन सारे डॉक्यूमेंट्स में लगा देता है। फिर कुछ और चेंजेस करता है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स बनाता है। अपना चेहरा जो उन डॉक्यूमेंट्स पे लगा दिया था, उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बैंगलोर पहुंचता है और वहाँ जॉब करने लगता है। आप सोचिए कि उसने एक डॉक्यूमेंट कैसे बनाया हो, जो उसने प्रवीण की पूरी पहचान ही चोरी कर ली। वो ऑरिकल जैसी कंपनी में जॉब करता है, जहाँ उसकी सैलरी 22 लाख रुपए पर सालाना रहती है। वो कंपनी की तरफ से अमेरिका भी जाता है, मतलब अमेरिकन एम्बेसी को भी पता नहीं चला कि ये पहचान चोरी की हुई है। तो कितना सातिर होगा वो आदमी। ये कहानियाँ उसने पूछताछ के दौरान बताई। पर अब केस पर आते हैं कि अभी क्या चल रहा था। दूसरी ओर प्रवीण की पत्नी निशा को भी अरेस्ट किया जाता है, उससे भी पूछताछ की जाती है। तो वो बताती है कि उसको पता ही नहीं था कि प्रवीण के माँ बाप जिंदा हैं, जबकि उसने उसको एक कहानी सुनाई थी कि उसके माँ बाप रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे और जब भी वो उसके माँ बाप से मिलती थी तो उन्हें चाचा कहकर मिलवाता था। इसी दुख भरी कहानी को सुनकर निशा जो है उसके प्यार में फंस गई थी और उससे शादी कर ली थी। जब वो पकड़ा गया तब उसके 2 बच्चे भी थे, है ना, बिल्कुल फिल्मी कहानी। एक आदमी जो अपनी पत्नी का मर्डर करता है, वो आगे जाकर एक आदमी की पहचान चुरा लेता है, एक नई जिंदगी शुरू करता है और 15 साल तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। फिर अचानक से एक के बाद एक तार जुड़ते चले जाते हैं। लास्ट में वो पकड़ा जाता है। लास्ट में सिर्फ एक लाइन कहूँगा, वो ये लाइन है कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अगर पुलिस चाहे तो किसी को पाताल से भी पकड़कर निकाल सकती है। ये जो कहानी है इन लाइनों के लिए बिल्कुल सही बैठती है। तो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपना प्यार हमें ज़रूर दिखाएं, और प्यार दिखाने के लिए लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को, और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।